नमस्कार दोस्तों। स्रोत स्वीकार अपन देख रहे थे। तो पहले अपन स्रोत स्वीकार में अपन ने देखा था, कास अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ। अब अपन बात करेंगे, प्रतिशय की बात करेंगे। और अपन ने कहा था कि काफ़ी हद तक कास और प्रतिशय में अगर बात करें अपन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी एक जैसा सा माहौल रहता है। जी हाँ। तो अपन अब प्रतिशय की बात करेंगे। तो प्रतिशय में सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रतिशय को कॉमन कोल्ड कहते हैं, या फिर अपन थोड़ा और जाएँ तो इसको कोराइजा भी बोलते हैं। जी हाँ। और इसके सबसे पहले अगर अपन लिखना चाहें तो इसके डलन के द्वारा बताया गया श्लोक है कि वातम प्रति अभिमुखम सयायो गमनम कफादिनाम यत्र शय प्रतिशय। जी हाँ। तो प्रतिशय किसको बोलते हैं कि वायु की ओर जो नासिका से क्या है बाहर, है ना, जिस दिशा में वायु चल रही है, या फिर जो वायु अपन सांस प्रश्वास की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें जो वायु होती है उसके साथ जो है कफ आदि जो दोष होते हैं, इसमें प्रधान रूप से कफ रहेगा। जी हाँ। तो जिसमें क्या होता है कि कफ जो दोष होता है उसके बाहर निकलने की प्रवृत्ति रहती है, निःसरण की प्रवृत्ति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिशय कहते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे जो है ये श्लोक जो है याद करने की आवश्यकता रह जाएगी। जी हाँ। इसके बाद अपन बात करेंगे कि प्रतिशय के कारण। तो साहब प्रतिशय के दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सद्योजनक और एक हो सकता है चिरकारी। सद्योजनक मतलब ये है कि वो कारण जिसकी वजह से क्या हो, तुरंत जो अपने को प्रतिशय हो रहा हो। और चिरकारी मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि लंबे समय के बाद जो अपने को प्रतिशय होता है। जी हाँ। बात करें अपन सद्योजनक में कारणों की बात देखते हैं तो मैथुन देख रहे हैं, सिरो अभिताप देख रहे हैं, धूप देखते हैं। कभी कभी अपन धूप में खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी नाक से जो है अपने कफ आदि जो दोष है आने लग जाते हैं, अपन कहीं कफ आने लग जाता है। शीत में अपन समझते हैं कि सर्दियों में जैसे शुरू शुरू में सर्दी होती है तो उस समय अपने को तुरंत जुकाम वगैरह जिसको अपन कहीं हो जाती है ना। और गर्मियों में भी अधिक गर्मी होती है तो उसमें भी प्रतिशय देखने को मिल जाता है। जी हाँ। चिरकारी में अपन देखें कि इसमें क्या होता है, जैसे क्रमशः संचित व प्रकोपित दोषों द्वारा प्रतिशय होता है। इसमें क्या होता है कि पहले दोष क्या होते हैं, संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह, उसके बाद में वो क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं। मतलब कहने का मतलब थोड़ा प्रोसेस जो है लंबा रहेगा। चिरकारी प्रतिशय जो है अपन अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को कोई थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है। मान लीजिए मामूली एलर्जी है, अपन किसी डस्ट में हैं और डस्ट की वजह से अपने को थोड़ी छींक भी आई, थोड़ा सा हुआ, तो उससे क्या हुआ, उससे दोष संचित होना शुरू हो गए। अब क्या है, वो छींक है ना एक परमानेंट एलर्जी का फॉर्म ले लेती है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा ही रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसको अपन एलर्जी बोलते हैं। और काफ़ी हद तक अपन कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो अपन कहें जो चिरकारी प्रतिशय है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपन कहें सीरियस कंडीशन में रहता है। और सद्योजनक तो तुरंत होता है और वो ठीक भी हो जाता है। जी हाँ। इसके बाद अपन बात करेंगे चिकित्सा की। बात करें अगर चिकित्सा को बांटना है तो आप सबसे पहले थ्योरी आप देखोगे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया जा रहा है, ताकि शॉर्ट नहीं है, कंप्लीट है, सेंटेंस नहीं है। अब जैसे अपन कहें सबसे पहले कि प्रतिशय दो प्रकार के होते हैं, पक्व अपक्व प्रतिशय और पक्व प्रतिशय। जो अपक्व प्रतिशय है उसकी चिकित्सा अपन दोष पाचन से करते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी की बात। लेकिन अपन ने यहाँ पे समझने के लिए लिख रहे हैं तो अपन कह रहे हैं कि दो प्रकार के प्रतिशय हो गए हैं, अपक्व और पक्व। और अपक्व की बात करें तो चिकित्सा रहेगी दोष पाचन। तो आप दोष पाचन कैसे, अपक्व प्रतिशय में पहली बात तो दोषों की जो उत्क्लिष्ट होने की, बाहर निकलने की प्रवृत्ति इतनी रहती नहीं है, क्योंकि दोष अभी अपक्व अवस्था में हैं तो वो इधर उधर जो है ट्रेकिया वगैरह में चिपके हुए रहेंगे, है ना। दूसरी बात क्या होगा कि अपक्व प्रतिशय में दोष जो है वो उनकी मात्रा कम है, प्रकोपित कम स्तर पर हुए हैं, तो उसमें जो है दोष पाचन बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़े ही दोष हैं वो आराम से जो है ख़त्म किए जा सकते हैं। दूसरी है बात है पक्व प्रतिशय में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि अपने को कभी कभी जुकाम रहती है और कफ जो है इजीली जो है बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखता है। बहुत इजीली अपन खांसते हैं तो कफ आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दोषों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, चूँकि वो इधर उधर चिपकते नहीं है तो ईजिली जो है उनका जो है निर्हरण किया जा सकता है, बाहर निकाले जा सकते हैं। तो उसमें जो अपने को चिकित्सा कौन सी करनी होगी, दोष निर्हरण चिकित्सा करनी होगी। अपन बात करें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न की बात करें कि वायरस जन्य व्याधि जो होती हैं, अपन कहते हैं कि वायरस जो है उसका वायरल डिजीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट है नहीं। तो मॉडर्न की बात करें तो वायरस जन्य व्याधि होने से आधुनिक चिकित्सा में इसकी क्या है, विशिष्ट कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं। जी हाँ। किसकी, प्रतिशय की। क्यों, अपन जानते हैं राइनो वायरस वगैरह ये सब है ना, अपन पढ़े हैं। देखना वायरस जो है इनकी जो वायरस है वो कॉमन है, किसके, कफ और
ये कास और प्रतिशय की अपन देखेंगे इसमें भी। जी हाँ, तो इसमें अगर बात करें कि साहब 3 प्रकार से और बांट सकते हैं आगे अपन ने, यहाँ पे अपन ने देखा है कि पक्व प्रतिशय और अपक्व प्रतिशय 2 प्रकार से बांटा है, 2 प्रकार की चिकित्सा। तो प्रतिशय के भेदों की अपन बात करेंगे तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं कि नव प्रतिशय जो अभी अभी हुआ है, जीर्ण प्रतिशय है ना, और इसके बाद है दुष्ट प्रतिशय। जी हाँ, नव प्रतिशय है उसमें अपन जो औषधि हैं दे सकते हैं, मृत्युंजय रस, श्रृंग भस्म, श्रृंग्यादि चूर्ण और स्फटिक भस्म। जनरली स्फटिक की फिटकरी को बोलते हैं। और अपन समझते हैं कि जैसे अपने कुछ गले में थोड़ा दर्द वगैरह ऐसा कुछ होता है तो अपन कहते हैं कि साहब नमक के जो है वो जिसको गरारे बोलते हैं अपन ऐसे, है ना, तो उससे क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन सांद्रता के प्रभाव से क्या होता है, जो वायरस होता है वो रेप्चर हो जाता है और उससे अपनी जो है 9% होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। जी हाँ, जीर्ण प्रतिशय की बात करें तो इसमें अपन लक्ष्मी विलास रस, अब्रक भस्म, गोदंती भस्म और पंचकोल चूर्ण वगैरह दे सकते हैं। बात करें दुष्ट प्रतिशय की तो आचार्य चरक ने दुष्ट प्रतिशय के बारे में बताया और इसको कहा है पीनस रोग कहा है। पीनस में होता क्या है कि जो कफ है ना बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में नेजल पैसेज में या फिर अपन के नाक में जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसको अपन बोलते हैं दुष्ट प्रतिशय, है ना। इसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट बताया गया है, मकर ध्वज है, परवाल भस्म है, अमृता सत्व। अमृता अपन समझते हैं किसको बोलते हैं साहब, गुड़ूची को बोलते हैं, जिसको अपन कहें गिलोज जिसको अपन बोलते हैं। जी हाँ, शीतोपलादी चूर्ण जनरली अपन समझते हैं, शीतोपलादी चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, ये तो अपन बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो अपन जानते ही हैं। इसके अलावा ये सब और हैं, ये अपन याद कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है लिखने के लिए। इनको अगर आप थोड़ा खोल के लिखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में, नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगा कि इस प्रकार से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। जी हाँ, और इसके बाद अपन इसमें थ्योरी आराम से हो जाएगी और सफिशिएंट मैटर है, 5-10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है तो वो लिख दिया जाएगा, अच्छे हैं। इसके बाद अपन थोड़ी बात करें, इसमें मॉडर्न की बात अपन करें तो इसको नेजोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं, कॉमन कोल्ड को। और मॉडर्न थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है क्योंकि कोराइजा वगैरह नाम अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो कोई भी चलता आदमी पूछ लेगा होता क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए। जी हाँ, बात करेंगे कॉमन कोल्ड इज फ्रीक्वेंट इलनेस इन चाइल्डहुड। बच्चों में ज़्यादा होती है साहब, ये मैंने अपने साथ पहले भी बात की थी कि बच्चों में ही ज़्यादा क्यों होती है कॉमन कोल्ड। तो अपन समझते हैं कि साहब अपन ने पढ़ा था कि वात, पित्त और कफ की जो शरीर में जो मात्रा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में। उसके बाद होती है पित्त की जो मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो होती है यहाँ पे वात की जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो वृद्ध अवस्था में होती है, और पित्त की जो है वो युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है, और कफ की जो मात्रा है वो बाल्य अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो उसी प्रकार अपन बात करें तो बाल्यावस्था में जो है कफ की मात्रा अधिक है, तो इसलिए जो है चाइल्डहुड में क्या होता है कफ अधिक होता है और उसको प्रकोपित होने में अधिक समय लगता नहीं है, थोड़ी सी भी फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जो है डिजीज़ हो जाएगी। तो ये इसलिए अपने को क्या है कि कॉमनली किस में ज़्यादा मिलती है, चाइल्डहुड में, एंड इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी हाँ, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपन ने बात की थी कि जो ऊपरी हिस्सा है, कहने का मतलब फेफड़ों से जो ऊपर का है, ट्रेकिया वगैरह, नेजल पैसेज, इन सब की बात करें तो इसमें ज़्यादा होता है। विद किससे हो रहा है, एडिनो वायरस से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा से हो रहा है, राइनो वायरस से हो रहा है, और पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस। जी हाँ, तो यही बात अपन ने की थी पीछे, कास में भी बात की थी, और ये जी हाँ। तो कॉमन कोल्ड का अगर अपन देखें और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें कास और प्रतिशय सेम है, कॉमन कोल्ड और कफ सेम सा है, लेकिन प्रतिशय और कास को देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस अपने को आयुर्वेद में देखने को मिलता है। दूसरा है क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है साहब, फीवर अपने को देखने को मिलेगा, थिन नेजल डिस्चार्ज मिलेगा देखने को, इरिटेबिलिटी मतलब थोड़ा ऐसे अजीब सा लगेगा, सिर सा थोड़ा ऐसे दर्द सा, मन नहीं लगता किसी काम में, उसको इरिटेबिलिटी समझ रहे हैं अपन, इचिंग टाइप है ना, इरिटेट होना है। जी हाँ, सर्वाइकल लिम्फ नोड में एंड्राज। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड अपन समझते हैं जो गले में लिम्फ नोड्स है, जिसको अपन वाल्डेयर रिंग भी बोलते हैं। वाल्डेयर रिंग पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासों में, अपन देखते हैं 11वीं 12वीं में जब अपन बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वाल्डेयर रिंग एक गोला बनाती है अलग अलग लिम्फ नोड्स को मिला के ऐसे करके, तो वो जो है वहाँ पे। अच्छा, दूसरा नाम अपन इसको टॉन्सिलाइटिस दे देते हैं, टॉन्सिल्स जिसको अपन बोल देते हैं ना,
टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो ऐसे थोड़ा गला सूज सा जाता है। जी हाँ, तो ये इसमें देखने को मिलता है। नेजोफेरिंजियल वो इसलिए क्योंकि टॉन्सिल्स भी इन्फेक्शन से होते हैं, तो ये वायरस है यहाँ भी इन्फेक्शन कर सकता है। नेजोफेरिंजियल कॉन्जेशन, तो मतलब इसमें कंजेस्ट हो जाता है, ये कफ जो होता है, नाक बंद होते हैं, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंजियल कंजेशन कॉजेज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसमें जोर आता है सांस लेने में और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुक जाता है नाक। जी हाँ, तो इसके बाद अपन बात करेंगे, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं कॉमन कोल्ड के। इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा सा अपन देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अपन जो जनरल है, जितना अपने को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वही अपन ने बात की है यहाँ पे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कम मात्रा है तो और बढ़ा दिया जाएगा। नेजल डीकंजेस्टेंट्स, मतलब वो औषधि लें जो क्या करें, नेजल जो कंजेशन हो चुका है, नाक जाम हो चुका है, उसको खोलें। जैसे कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स कौन है मॉडर्न के हिसाब से, एफेड्रिन है। एफेड्रिन लीजिएगा, उससे क्या होता है, वो नाक खुल जाता है। विक्स वगैरह में एफेड्रिन ही मिला हुआ होता है। मे कोज रिबाउंड कंजेशन, तो ये क्या करता है, कंजेशन को वापस सही करता है। और लोरेटिडिन एंड सिट्रिजिन में बी यूज टू एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जी का अपन समझते हैं, सिट्रिजिन जनरली घरों में इस्तेमाल करते हैं कि एंटी एलर्जिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ कि ट्रफेनाडिन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब, ट्रफेनाडिन नहीं देना चाहिए बच्चों में, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल कार्डियोटॉक्सिसिटी, क्योंकि बच्चों में जो है अभी इतनी ज़्यादा वो सहन करने, कहीं ना कहीं अगर अपन बेसिकली बात करें, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात करें अगर एलोपैथिक मेडिसिन की या फिर मॉडर्न मेडिसिन की, तो उनमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट थोड़े से होते हैं। और इसका जो ट्रफेनाडिन है अच्छी औषधि है, लेकिन इसका जो बच्चों में साइड इफेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्डियोटॉक्सिसिटी बोले तो हार्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, जैसे पैरासीटामोल लीवर को नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार तो इसलिए जो है ट्रफेनाडिन जो है बच्चों में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और आप इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, लगभग इतना ट्रीटमेंट वगैरह सफिशिएंट है, तो अच्छा है। प्रतिशय में मेरे हिसाब से खूब मैटर हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी समस्या रहती है तो आप तुरंत बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप से ज्वाइन किया जाएगा। और भी कोई अगर हेल्प रहेगी, ज़रूर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने बन पाते हैं उतने कर देते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या रहती है तो बता दें, और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना, और जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जी ओके।